नाउ डाटा एनालिसिस एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह जो बायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है या डाटा बनाया जाता है वो किस किस फॉर्म में होता है। अब बेसिकली सबसे पहले तो डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो डाटा को कलेक्ट करते हैं इन स्टैटिकल फॉर्म, मैथमेटिक्स में, यानी डिफरेंट फॉर्म्स में डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उस लिहाज से देखते हैं कि अब इस डाटा से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि डाटा जो हो उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उसको एनालाइज किया जाए। अब डाटा तो ऑर्गेनाइज हो गया, अब उसके बाद इसकी एनालिसिस कैसे होगी, डाटा एनालिसिस क्या होगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके 2 स्टेप्स होते हैं इसको परफॉर्म करने के। सबसे पहले तो ये इन फॉर्म ऑफ रेशो आएगा, रेशो की फॉर्म में होगा। उसके बाद नेक्स्टली प्रोपोर्शन, यानी इन 2 फॉर्म्स में डाटा एनालाइज होगा। अब या तो वो रेशो में होगा या प्रोपोर्शन में होगा। प्रोपोर्शन में बेसिकली 2 डाटा इन्वॉल्व होते हैं और इक्वल होते हैं, जबकि जो रेशो होते हैं उसमें हम डिवाइड कर देते हैं डाटा को, लाइक A रेशो B। अब अगर हमारे पास 2 स्टेप्स हैं लाइक A रेशो B, ये तो एक डाटा, उसके बाद C रेशो D, ये दूसरा डाटा। अब ये दोनों बेसिकली इक्वल होंगे। इनको किस साइन से शो किया जाएगा, इस साइन से। बेसिकली ये दोनों को इक्वलाइज किया जाएगा। अब अगर इस डाटा की बात की जाए तो ये रेशो में किस तरह से वैल्यू आती है, लाइक सिंपल इस तरह से है कि हमारे पास 50 पेशेंट्स या 50% ऐसे हैं जो हेल्दी हैं जिनको मलेरिया नहीं है, 150 हमारे पास इस तरह के हैं जिनको मलेरिया है, जो इन्फेक्टेड हैं, लाइक दीज आर इन्फेक्टेड एंड दीज पर्सन्स या दीज पीपल आर हेल्दी। ये हेल्दी पीपल हैं और ये ऐसे पीपल हैं जो इन्फेक्टेड हैं। अब इनमें रेशो कैसे बनेगी। अब अगर हम इन्फेक्टेड पीपल को देखें तो इसके लिहाज से ये 3 गुना ज़्यादा हैं, तो इस लिहाज से जो रेशो बनेगी वो बनेगी 1:3। तो इससे ये पता लग गया कि जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो हेल्दी पीपल के लिहाज से 3 गुना ज़्यादा हैं। तो 1:3 हमें ये बता रही है कि ये जो है, इससे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो हेल्दी पीपल हैं वो एज कम्पेयर टू इन्फेक्टेड पीपल बहुत ही कम है, यानी ये इनसे 3 गुना ज़्यादा है। तो ये हमें बता रही है रेशो। अब प्रोपोर्शन में क्या आएगा, बेसिकली प्रोपोर्शन में अगर देखें तो ये इज इक्वलिटी की साइन आ जाता है। अब बेसिकली इसको किस तरह से हम आगे कलेक्ट करते हैं, लाइक सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने 100 स्पैरोज को लिया, 100 स्पैरोज को लिया, 100 स्पैरोज। अब इन 100 स्पैरोज पे बाइट करवाया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को। अब इन्फेक्टेड मॉस्किटोज की जो अमाउंट है वो हम नहीं जानते कि कितनी है, जबकि 100 स्पैरोज की तो हमें पता है कि स्पैरोज 100 हैं। अब मॉस्किटोज कितनी है वो हमें नहीं पता। अब इन्होंने क्या किया है कि इसी में से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 20 स्पैरोज हमने ली हैं, 20 स्पैरोज, इन पे जो बाइट करवाया हमने इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को, तो इन स्पैरोज में से 14 जो हैं उनको मलेरिया हो गया, जबकि जो 6 हैं रिमेनिंग उनको मलेरिया नहीं हुआ। अब बेसिकली प्रोपोर्शन में इस तरह से होता है कि हमारे पास 3 वैल्यूज नाउन होती हैं, गिवन होती हैं। अब उन 3 वैल्यूज से जो 4th वैल्यू होती है उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं, उसका हम कोई भी नाम दे देते हैं, एक्स वाई जी कुछ भी है, तो उस 4th वैल्यू को हम 3 वैल्यूज के जरिए डिटरमाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो 100 स्पैरोज हैं, ये एक बात। अब उन्होंने ये एग्जामिन किया कि जो 20 स्पैरोज हैं इन पे जब बाइट करवाया इन्फेक्टेड मॉस्किटो को, तो उसमें से जो 14 है उनमें मलेरिया हो गया, जबकि जो रिमेनिंग 6 हैं उनको मलेरिया नहीं हुआ। अब इससे किस तरह डाटा जो है उसको आगे ऑर्गेनाइज किया गया, किस तरह उसको डाटा को बनाया गया, अब वो देखते हैं। लाइक अगर रेशो 1 देखी जाए, रेशो 1, तो रेशो 1 हमारे पास आएगी 14:20। इससे हमें ये पता लग रहा है
कि जो 20 है वो तो एक्चुअल अमाउंट है स्पैरोज की, अब जो 14 है वो इन्फेक्टेड हो गई हैं बाय मलेरिया। अब रेशियो 2 हमें ये पता लगेगा कि एक्चुअली हमने ली कितनी थी 100 स्पैरोज, तो x रेशियो 100, यानी कि अब ये 2 रेशियोज हमारे पास बन गई। अब हमें इनकी प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, इनको इक्वलाइज करना है। किस तरह से? अब बेसिकली ये 3 वैल्यूज हमारे पास गिवन है, 1 2 एंड 3, ये 3 वैल्यूज गिवन है, इससे इस 4th वैल्यू को फाइंड करना है। तो यही प्रोपोर्शनैलिटी होती है कि प्रोपोर्शन में हम 3 वैल्यूज तो गिवन होती हैं, उनको जानते हैं और उन 3 वैल्यू से हम नेक्स्ट 4th वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब अगर हम इसको इक्वलाइज कर लें, x रेशियो 100 इज इक्वल टू 14 रेशियो 20। ओके, अब अगर हम इसको नेक्स्ट दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो वो किस तरह से होगा? x रेशियो 100, ये तो हमारे पास x रेशियो 100 इज इक्वल टू 14 रेशियो 20। अब इसके लिए 2 रेशियोज हैं, हमने इनको गिवन कर लिया, इसको इक्वलाइज कर लिया, बेसिकली एक प्रोपोर्शन बन गई है, प्रोपोर्शनलिटी बन गई है। अब इस 4th वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब 4th वैल्यू को फाइंड किस तरह करेंगे? लाइक x रेशियो 100 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 20। तो इससे आगे जो हमारे पास जो भी आंसर गिवन होगा वो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। अब लाइक हमारे पास आंसर इसका यानी कि इन नॉर्मल आंसर इसका 70 गिवन होता है हमारे पास, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमने 100 स्पैरोज ली हैं उनमें से जो 70 होंगी उनको मलेरिया हो गया है, जबकि जो बाकी रिमेनिंग है उनको मलेरिया नहीं हुआ। यानी 30 जो है वो नॉर्मल है, हेल्दी हैं, और जो 70 हैं वो इन्फेक्टेड हो गई हैं, उनको मलेरिया हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उसको स्टैटिस्टिकली यानी पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में डाटा बनाते हैं और फिर उसको चेक करते हैं कि किस किस तरह से इसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करना है। तो ये सारा का सारा जो है इस तरह से मैथमेटिकल वर्क परफॉर्म किया जाता है। अब बेसिकली दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इंटीग्रल पार्ट होता है मैथमेटिकल का। लाइक हमने ये सारा काम तो कर लिया, अब जैसा कि हॉस्पिटल्स वगैरह में या क्लिनिक्स वगैरह पे नंबर ऑफ पेशेंट्स देखे जाते हैं मलेरिया के, इस तरह नंबर ऑफ पेशेंट्स को काउंट किया जाता है। अब ये देखा जाता है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए कि नंबर ऑफ हेल्दी पीपल कितने हैं और जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो कितने हैं, तो उनको फिर कंपेयर किया जाता है और ये देखा जाता है कि किस हद तक एक डिजीज़ फैली हुई है और उस पर कितना कंट्रोल है। अब अगर तो नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हों तो इसका मतलब है कि डिजीज़ ज़्यादा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो तो इसका मतलब है डिजीज़ नॉर्मल है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है ये बेसिकली किया जाता है जब हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। उसके बाद डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर आगे एक रिजल्ट दिया जाता है। ओके, थैंक्स जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, के मैन के ब्लड में प्लाज्मोडियम कैसे एंटर होता है, क्या वजह है, किस तरह एंटर होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसको एंटर कौन करता है और कैसे होता है और कैसे डिवाइड्स करता है। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो एक साइंटिस्ट है लोवेरियन, उसने क्या कहा था कि उसने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी, जिस ऑब्जर्वेशन में उसने ये बताया था कि मलेरिया और मार्शी प्लेसेस का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। कि मतलब मलेरिया और जो मार्शी एरियाज़ होते हैं, मार्शी एरियाज़ मतलब कि जहाँ पे गंदा पानी होता है, जहाँ पे गंदगी होती है, थोड़ी गार्बेज होता है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस तरह की जो बीमारियाँ फैलाते हैं, उनका कोई ना कोई रिलेशन है। और दूसरे उसने ये कहा था कि क्यूनीन इज़ एन इफेक्टिव मेडिसिन, ए ड्रग ऑफ मलेरिया की जो इफेक्टिव ड्रग है वो क्या है? क्यूनीन। क्यूनीन के जो प्लांट में बार्क में से केमिकल निकलता है, जैसे क्यूना प्लांट में से केमिकल निकलता है क्यूनीन, जिसे हम कहते हैं कि इफेक्टिव ड्रग ऑफ है। उसके बाद उसने कहा था कि प्लाज्मोडियम इज़ द मेन कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया का क्या है मेन कॉज, क्या है? प्लाज्मोडियम। अच्छा, अब उसके बाद बात ये आती है कि हाउ टू गेट प्लाज्मोडियम इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि किसी भी मैन के ब्लड में प्लाज्मोडियम कैसे आ सकता है, कैसे आता है, एंटर होता है। तो इसके लिए दो साइंटिस्ट थे जो आके आपकी बुक में मेंशन हुए, AFA किंग, दूसरा
रोनाल्ड रेस। सबसे पहले हम AF किंग की बात करते हैं। इसने क्या कहा था, इसने 20 ऑब्जर्वेशंस बनाई थी, जिनमें से ओनली 3 आर मेंशन इन योर बुक, कि 20 ऑब्जर्वेशन बनाई थी। इसने ये कहा था कि जो लोग बाहर खुली फिजा में सोते हैं, मतलब आउटडोर पीपल दोज पीपल हु स्लेप्ट इन आउटडोर get more chance of malaria as compared to those who slept in indoor सॉरी। जो आउटडोर, जो बाहर एरिया, मतलब खुले एरिया में, बाहर सेन में, छत पे लोग सोते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय उन लोगों के जो कि इंडोर सोते हैं, जो अंदर कमरों में सोते हैं। दूसरा ये उसने ये कहा था कि जो लोग नेट यूज़ करते हैं, मतलब मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं, उनको भी मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। विंडोज़ वगैरह बंद रखें ताकि जिससे मॉस्किटो जो है वो स्प्रेड एंटर ना हो आपके रूम में, घर में एंटर ना हो, तो जब एंटर नहीं होगा तो वो आपको बाइट भी नहीं कर सकेगा। और वो वाले पीपल जो स्मोकी एरियाज़ के पास रहते हैं, जो धुएं के पास रहते हैं, उनसे भी क्या होता है कि मॉस्किटो क्या होता है, स्मोक की वजह से डेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर डिसीज़ कॉज नहीं करता। तो AF किंग ने ये 3 ऑब्जर्वेशंस की थी, जिसने इसने कहा था कि प्लाज्मोडियम ऐसे। उसने फिर हाइपोथेसिस दी थी कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मलेरियल पेशेंट, कि प्लाज्मोडियम अगर मलेरिया की कोज है तो उस प्लाज्मोडियम को शुड प्रेजेंट, हमें मतलब प्रेजेंट होना चाहिए मलेरियल पेशेंट के, कि जो वो वाले मलेरियल पेशेंट्स होते हैं, वो वाले मलेरियल पेशेंट वो वाले पेशेंट जिनको मलेरिया होता है, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम हर हाल में होना चाहिए। ये उसने डिडक्शन यही दी थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मलेरियल पेशेंट। देन उसके बाद आता है रोनाल्ड रेस, एक आर्मी फिजिशियन है। इसने क्या किया था, इसने स्पैरोज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या किया था, इसने स्पैरोज ली थी, हेल्दी स्पैरोज ली थी, उन हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाया था एनोफिलीज मॉस्किटो से। ये स्पैरो क्या थी, हेल्दी थी, ठीक है। इन हेल्दी स्पैरो से इसने क्या कहा, ये एनोफिलीज कौन सी थी, इन्फेक्टेड थी, ठीक है। इन एनोफिलीज में इन्फेक्टेड थी, इसका मतलब इन एनोफिलीज मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन एनोफिलीज मॉस्किटो। उसने क्या कहता है कि एनोफिलीज को ये जो हेल्दी स्पैरोज थी, इनको बाइट करवाया था। और एंड आफ्टर सम टाइम उसने क्या देखा, बाइट करवाने के बाद देखा कि जो एनोफिलीज के अंदर प्लाज्मोडियम था वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, इन हेल्दी स्पैरोज में। एंड आफ्टर सम टाइम्स दीज स्पैरोज बिकम इफेक्टेड बाय मलेरिया, कि जो इन स्पैरोज को भी आफ्टर सम टाइम्स क्या कौन सी कॉज होगी, मलेरिया की। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी उसने ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, उसको उसके ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा, और वो मॉस्किटो, वो एनोफिलीज जब हेल्दी स्पैरो को बाइट करेगी तो वो अपने स्लाइवा के थ्रू स्पैरोज की ब्लड में क्या कर देगी, प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कर देगी, जिसकी वजह से हेल्दी स्पैरो को भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। बेसिकली एनोफिलीज मॉस्किटोज के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे आया, एनोफिलीज मॉस्किटोज ने कहीं ऐसी जगह बैठी होंगी जहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहा होगा, एंड ये वाली मॉस्किटोज किसी ऐसी स्पैरो पे गई होंगी जिनको मलेरिया होगा, ऑलरेडी इफेक्टेड। ये एनोफिलीज मॉस्किटोज के पास कहाँ से आया, जो ऑलरेडी मलेरियल स्पैरो होंगी, ऑलरेडी मलेरियल जो इफेक्टेड स्पैरो होंगी, उसको इस हेल्दी एनोफिलीज ने बाइट किया होगा। इसके अंदर भी प्लाज्मोडियम आ गया, इसके अंदर भी मलेरिया की कॉज होगी, तो ये भी क्या होगी, इन्फेक्टेड होगी। मॉस्किटोज जब प्लाज्मोडियम कहीं से भी इंजेक्ट करता है अपने अंदर, तो क्या होता है, वो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्टमक में जाता है, उस स्टमक में जाके अपने आप की रिप्रोडक्शन करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। क्या होता है, एनोफिलीज के स्टमक में जाके वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। जब उसकी रिप्रोडक्शन हो जाती है स्टमक में, देन वो कहाँ पे आता है, उसके स्लाइवरी ग्लैंड में। स्लाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, स्लाइवा में होते हैं। एंड देन ये स्लाइवा क्या करेगा, अपने स्लाइवा से जब वो बाइट करेगा स्पैरो को,
जब वो बाइट करेगा स्पैरो को, एक हेल्दी स्पैरो को, तो अपने स्लाइवा के थ्रू क्या करेगा, स्पैरो के ब्लड में प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह क्या होता है कि एक मॉस्किटो, एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो हेल्दी स्पैरो को भी क्या करते हैं, मलेरिया कोज करते हैं। तो प्लाज्मोडियम यहाँ पे भी प्रूव हुआ कि प्लाज्मोडियम इज़ द मेन कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का जो मेन कॉज है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। कि स्पैरो इन्फेक्टेड एक मॉस्किटो क्या करेगी, जब हेल्दी स्पैरो को बाइट करेगी तो उसके स्लाइवा से क्या होगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद उसने ये स्पैरोस पे दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने किया था ह्यूमंस पे। उसने क्या किया था, उसने 100 पीपल लिए थे मलेरियल पेशेंट लिए थे, और इन मलेरियल पेशेंट को पे अलाउ किया था कि क्यूलेक्स, एक मॉस्किटो है, क्यूलेक्स को बाइट करने के लिए। क्यूलेक्स बिल्कुल हेल्दी था, तो इसने क्या किया कि 100 पीपल्स में से जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनको क्या बाइट करवाया, क्यूलेक्स को बाइट करवाया। कि जब क्यूलेक्स, एक मॉस्किटो है फीमेल, जब इसने इन पेशेंट्स को बाइट किया तो इसके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम आ गया। इसके स्लाइवा में, इसके ब्लड में क्या आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया। ये प्लाज्मोडियम इसके स्टमक में डिवाइड किया, रिप्रोड्यूस करके उसके बाद ये कहाँ पे आ गया, उसके सैलिवरी ग्लैंड में। सैलिवरी ग्लैंड से कहाँ पे आ गया, उसके स्लाइवा में। जब मॉस्किटो के स्लाइवा में प्लाज्मोडियम आ गया, और जब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन पे जाएगा, किसी बाइट करेगा, जब किसी भी हेल्दी पर्सन को जब ये बाइट करेगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से उसके स्लाइवा से प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी भी हेल्दी पर्सन के ब्लड में। यहाँ से क्या होगा, प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से उसने ये बात प्रूव की कि प्लाज्मोडियम जब भी किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है तो उसके ब्लड में कोई भी मॉस्किटो जब मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है, आइदर इट्स क्यूलेक्स और एनोफिलिस, तो क्या करते हैं ये उसके मलेरियल पेशेंट के ब्लड से क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम ले लेते हैं अपने स्टमक में। क्या करते हैं, उनके स्टमक में क्या करती हैं, मॉस्किटोस रिप्रोड्यूस करती हैं। तो वहाँ पे से रिप्रोडक्शन जब कंप्लीट होती है, उनके स्लाइवरी ग्लैंड्स, मॉस्किटोस के ग्लैंड्स में आ जाती हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, स्लाइवा में। स्लाइवा कहाँ पे होता है, माउथ में। तो जब ये मॉस्किटोस किसी हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करते हैं, या किसी भी खाने वाली चीज़ के ऊपर बैठ जाते हैं, या पानी के ऊपर बैठ जाती हैं, तो क्या होता है, अपना स्लाइवा से प्लाज्मोडियम, जब भी वो बाइट करेंगे तो अपने स्लाइवा से प्लाज्मोडियम उसके पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे, फूड में कर देंगे, या कि जिस हेल्दी पर्सन की बॉडी के ऊपर बाइट करेंगे उसके ब्लड पे कर देंगे ट्रांसफ़र। तो इस तरह क्या होता है, प्लाज्मोडियम ट्रैवल करता है, ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम मॉस्किटोस टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लास्ट में उसने क्या बताया कि जो अगर स्पैरोस में जो मलेरिया कोज करती है, स्पैरो में जो मलेरिया कोज करती है उस मॉस्किटो का नाम है एनोफिलिस, और जो ह्यूमन बीइंग के अंदर मलेरिया कोज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्यूलेक्स। तो दिस ऑल अबाउट ऑफ योर स्टडी ऑफ मलेरिया एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।